E T mit Übertide E B E Alex चलिए भाई, आगे सब पेन है अपना। ये था। देखो, सेल वॉल कोशिका भित्ति की हमारी बात हो गई थी। अब हम किसकी बात करेंगे? कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं। ये हमें हमारे जंतु कोशिका, पादप कोशिका, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में देखने को, ठीक है ना? कौन सी सेल? कोशिका झिल्ली। अब होता क्या है कि ये जो कोशिका झिल्ली है, फॉस्फोलिपिड, किसकी? फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत होती है। क्या होती है? फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत होती है। मतलब देखें हम तो ऐसे, इस टाइप से क्या हुआ है? पता तो है तुम्हें। ठीक है, इसमें जो है ये आप देख पा रहे हो, तो ये हमारा फॉस्फेट कौन है? फॉस्फेट समूह। ठीक है, और ये जो देख पा रहे हो ये क्या है? अरे ऊपर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? फॉस्फोलिपिड। तो ये कौन सा है? ये भाग है लिपिड वाला। कौन सा भाग है? लिपिड वाला। ठीक, इसमें से जो फॉस्फेट समूह है बेटा, ये कैसा होता है? ये होता है जल स्नेही। कैसा होता है? जल स्नेही। ठीक है, मतलब ये जल से क्या करता है? प्यार करता है, जल को पसंद करता है, जल स्नेही। और लिपिड आपको पता ही है, लिपिड में कौन आ गए आपके? तेल, घी, वसा वगैरह ही आ गई। ये पानी से क्या करते हैं? दूर भाग, हाँ, नफरत कर। तो ये जल विरोधी सिरे हो गए। कौन से हो गए? जल विरोधी हो गए। क्लियर? ये कैसे फॉस्फोलिपिड दोहरी परत होती है, तो वो भी थोड़ा समझो कि हमारे पास ये क्या है? कोई कोशिका है, कोशिका, कोशिका से बाहर भी क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या पानी है, जल है। और अंदर भी क्या है? पानी या, ठीक। तो अब इस जल की तरफ कौन सा रहेगा सिरा आपके हिसाब से? जल की तरफ फास्फेट रहना चाहिए ना? बोलो। हमने लिखा है भाई जल्स नहीं है। ठीक है, ठीक, क्लियर। बाहर इस लिपिड को बचा लिया, बाहर पानी से। किसने बचा लिया? फॉस्फेट समूह ने। ठीक है, अंदर की तरफ भी पानी है, अंदर की तरफ भी पानी है। तो यहां पानी की तरफ कौन रहेगा? लिपिड कैसे रहेगा? हाँ, पानी की तरफ कौन रहेगा? फॉस्फेट समूह रहेगा।
क्योंकि जल्स नहीं है। और बाहर की तरफ समझ गए। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि ये जो है यहां पर भी आ जाएंगे फॉस्फोलिपिड, यहां पर भी आ जाएंगे। तो हमने लिखा है दोहरी परत बाहर भी है अंदर भी है, बाहर भी है अंदर भी है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको बोला जाता है कि दोहरी परत होती है, डबल लेयर होती है किसकी, फॉस्फोलिपिड की। किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है। एक इसका जो हिस्सा होता है फॉस्फेट हेड वाला वो होता है जस्ट नहीं हाइड्रोफिलिक। ठीक है। और एक होता है ये लिपिड जो जल विरोधी होता है। ठीक। सेल से बाहर भी क्या है? पानी है। अंदर भी क्या है? ठीक। तो पानी की साइड में जो लिक्विड है आपका उस साइड में क्या रहता है? फॉस्फेट। ठीक है। ये अंदर भी फॉस्फेट, इसे लिख देते हैं फॉस्फेट। और ये क्या हो गया? लिपिड। ठीक है। और ये ऐसे पूरे में होती है। डबल बनाओ इसको। चलें क्या? ये बना रही है। अच्छा अच्छा। ठीक है आगे चले।
हम्म अब देखें, इसको समझाने के लिए सिंगर तथा निकोलसन साइंटिस्ट थे, सिंगर तथा निकोलसन, इन्होंने 1972 1972 में, कब, हाँ इन्होंने 1972 में इसे समझाने के लिए एक मॉडल दिया जिसका नाम था तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल कब दिया, हाँ 1972 1972 में। किन्होंने दिया, सिंगर तथा निकोलसन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन द्रवित लिपिड, लिपिड में तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। एक पॉइंट इन्होंने ये बताया। दूसरा इन्होंने बताया कि लिपिड और प्रोटीन, लिपिड व प्रोटीन क्या दर्शाते हैं, मूवमेंट भी दर्शाते, मतलब गमन भी। लिपिड व प्रोटीन गमन, मूवमेंट अगर हम बात करें, दर्शाते। ये इन्होंने बताया सिंगर तथा निकोलसन ने 1972। ठीक है, फिर अब इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन कैसी थी, जैसे सरसों वाला तेल होता है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है, उस टाइप की। तो सोचो हमारी मेम्ब्रेन कैसी, हम तो सोचते हैं सेल मेम्ब्रेन मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, वैसी होगी, नहीं। उस टाइप की लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई झिल्ली होती है, और उस लिक्विड में वो क्या करती है, मूवमेंट करती है, आगे पीछे की सकती है, इधर उधर। कौन, सेल मेम्ब्रेन। आगे बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली हमारी लिपिड, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, मतलब शर्करा, कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा से मिलकर कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती किस किस से है भाई, लिपिड से, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा से मिलकर कोशिका झिल्ली बनी होती। ठीक है, क्यों, मेरे को देख के लगा, हाँ वो थोड़ा सा गला। मौसम अभी चेंज हो रहा है ना, तो इस मौसम में भी हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बड़े घर में बुजुर्ग कहते हैं या तो आने वाली सर्दी लगती है या जाने वाली, तो आने वाली ने लपेटे में ले लिया है। तो ये चाहती है ये, हम्म, हाँ
इसके परीक्षा ना तो एक पी सॉफ्ट टेंडर पे चलें, अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। ये डबल लेयर है, बिल्कुल दोहरी परत है, किसकी है? फॉस्फोलिपिड की। कोशिका झिल्ली तो है ये खुद, सेल मेम्ब्रेन तो खुद ही है ये। ठीक है, तो ये हो गई दोहरी परत हो गई कि भाई हमारे पास ये बात करें तो ये डबल लेयर या दोहरी परत। अब इनको बताने की जरूरत नहीं, ये फॉस्फेट है और ये लिपिड है। अब इसमें क्या होता है, लगभग 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। कितने? 3। हाँ, 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। जैसे बात करें तो एक होते हैं ऐसे, थोड़ा सा बाहर, यहाँ भी यहाँ आ गया। ठीक, और बात करें हम्म ठीक है, एक हो जाता है हमारा वेक्टर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन, उसको भी बना देते हैं। ठीक है, ये जो है आप देख रहे हो ये सतह पे है, तो इसे कहते हैं ध्रुवीय सिरा। क्या कहते हैं? ये होता है अपना ध्रुवीय सिरा, जो कहाँ पे है? सतह पे है, बाहर की तरफ, तो हम लिख सकते हैं सतह पर।
क्लियर। ये हमारा है अध्रुवीय सिरा, अध्रुवीय सिरा कहाँ है, अंदर। ये बात हो गई। ये जो आपको बाहर दिख रहा है इसे कहते हैं परिधीय प्रोटीन। क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है परिधीय प्रोटीन। ये जो आपको दिख रहे हैं अंदर की तरफ इसे कहते हैं आंतरिक प्रोटीन। ये आपको दिख रहा है इसे कहते हैं वाहक प्रोटीन। क्या कहते हैं, वाहक प्रोटीन। समझ रहे हो, तो तीन तरह के प्रोटीन हो गए। ये परिधीय प्रोटीन बाहर है, ये वाला प्रोटीन अंदर है, ये वाला भी अंदर है, वाहक प्रोटीन, ध्रुवीय शिरा और अध्रुवीय शिरा। ठीक। अब हमने लिखा था कि लिपिड प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, लिखा था ना अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ ये शर्करा इससे लगी होती है, ठीक है, और कुछ शर्करा ऐसे लगी होती है जो प्रोटीन से जुड़ी हुई है। जो शर्करा प्रोटीन से जुड़ी हुई है इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रो। ठीक, और जो शर्करा किससे जुड़ी हुई है, लिपिड से, फॉस्फोलिपिड की जो है, तो इसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। क्लियर। ग्लाइको वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा। और जो प्रोटीन से जुड़ी हुई ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड से जुड़ी हुई ग्लाइकोलिपिड। ये इसका क्या होता है, एक डायग्राम है। ये इसकी संरचना है जो आपको बना, ये तरल मोज़ेक मॉडल के अंतर्गत आती है। बनाओ इसको। अभी बताएंगे। इनसे जो आयन वगैरह है ना वो आसानी से अंदर बाहर हो जाते हैं। कितना बड़ा मच्छर।
बताओ। हो गया, बना रहे हो? बनाओ। इसमें पंप भी होते हैं भाई आयनों के लिए। ये तो ध्रुवीय अणु है। कौन से अणु? ध्रुवीय अणु। अब ध्रुवीय अणु अंदर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या है? लिपिड। अध्रुवीय शिरा, इससे कैसे निकलेंगे? तो उसके लिए तो क्या पाए जाते हैं हमारे पास? वाहक प्रोटीन। वाहक प्रोटीन और कुछ आयन है जैसे पोटेशियम, सोडियम, वो भी तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आते हैं। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आते हैं। तो उनके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? कुछ चैनल। चैनल बना दें। चैनल बना दें। कैसे बनाए चैनल? Yani giriyor var. Itu hello saya hiti giriyor. चैनल ले लें। इधर बना देते हैं चैनल। इन पंप, चैनल पंप भी कहा जाता है। चैनल आयन पंप। ठीक है, चले आगे। अब इसमें क्या है? इसे चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। किसको? हाँ, यहाँ लिख देते हैं या इधर लिख देते हैं अलग से। जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली को सिलेक्टिव परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य कहते हैं या होती है। ये मतलब क्या करेगी? ये सिलेक्ट करती है भाई किसको कोशिका के अंदर आना और किसको कोशिका से बाहर जाना। इसलिए सेलेक्टिव परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होती है जो है कोशिका झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य होती है कहते हैं। अब देखो, दो तरह का परिवहन दे रखा है एनसीईआरटी ने। दो तरह का परिवहन बता रखा है साहब। एक है निष्क्रिय परिवहन और एक है सक्रिय परिवहन। ठीक हो गया? ये हमारे पास दो तरह का परिवहन है। पहला है निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन क्या है? ये सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार काम करता है। मतलब जिनको भी इसे होकर निकलना होगा तो बिना ऊर्जा एटीपी खर्च नहीं होगा। कहीं कोई काम करे उसमें पैसा ना लगे तो कैसा हो गया? निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं अपने आप। और इनके अभी जो हमने डायग्राम बनाया पीछे देखें तो इनके बीच में से होकर निकल जाते। जैसे अगर बात कर लें, कुछ जल के अणु भी यहाँ से होके निकल जाएंगे, या इधर से पदार्थ बाहर निकल गया जिसमें किसकी जरूरत ना पड़ी? एटीपी की, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ी। और किसके अनुसार? सांद्रता प्रवणता के अनुसार वो क्या कर रहे? गमन कर गए। कहाँ से? उच्च सांद्रता, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, निम्न सांद्रता की ओर, बिना ऊर्जा खर्च किए। वो कौन सा हो जाएगा? निष्क्रिय परिवहन। आ रही है बात समझ में?
बोलो, ठीक है। तो लिखो इसमें लिखिए। तो लिख सकते हो कुछ अणु बिना ऊर्जा खर्च किए, बिना ऊर्जा क्या है यहाँ पे, एटीपी, खर्च किए सांद्रता प्रवणता के अनुसार, सांद्रता प्रवणता के अनुसार हायर कॉन्सेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो वो कहलाता है निष्क्रिय परिवहन। ठीक है। और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है इसके लिए, विसरण। क्या आता है, विसरण। तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, विसरण। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है। जल का भी दे रखा है हिसाब। विसरण के द्वारा जल का परिवहन क्या कहलाता है, परासरण है। हाँ, परासरण। क्या दे रखा है इसमें, विसरण जो प्रक्रिया है, विसरण के द्वारा या विसरण के माध्यम से जल का परिवहन, किसका, जल का परिवहन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है। और आगे बात करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, क्या बताया है, कुछ ध्रुवित अणु है वो यहां तक तो आ जाएंगे फॉस्फेट के पास, लेकिन अध्रुवीय इस वाले पार्ट से कैसे कोशिका के अंदर आएंगे और कोशिका से बाहर जाएंगे, तो उनके लिए कौन काम करता है, उनके लिए काम करता है वाहक प्रोटीन। उनके लिए कौन काम करता है, वाहक प्रोटीन काम। ठीक है। तो हम लिखेंगे आगे, ध्रुवीय अणुओं का, ध्रुवीय अणुओं का अध्रुवीय भाग से गमन वाहक प्रोटीन के माध्यम से, वाहक प्रोटीन के माध्यम से होता है। माध्यम से होता है। तो वाहक प्रोटीन का भी यूज आ गया। ये तो सिलेक्टिव परमिएबल है, चयनात्मक पारगम्य है सेल मेम्ब्रेन। तो अब ध्रुवीय अणु भी अंदर आएंगे और अंदर से बाहर जाएंगे। अभी हमने सबसे पहले बनाया देखो ये वाला। ठीक है। तो कुछ यहाँ से अंदर और कुछ अंदर से बाहर। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आपके पास ये देखो इसका भी काम हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, सक्रिय परिवहन। पता क्या बच गया, हमारे पास बच गया सक्रिय परिवहन। अब सक्रिय परिवहन में क्या होगा, सक्रिय परिवहन सीधी सी बात है, इसका जस उल्टा हो जाएगा भाई। एटीपी
ऊर्जा लगेगी, और सांद्रता प्रवणता के विपरीत ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। कुछ आयंस होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम। तो इस जो अभी हमने पीछे बनाया था डायग्राम में, जिसको हमने पंप नाम दिया, चैनल या पंप नाम दिया, तो उसे सोडियम पंप या पोटेशियम पंप बोला जाता है। ठीक है, तो लिखो सक्रिय परिवहन में यह है निष्क्रिय परिवहन का, यह निष्क्रिय छोड़ो, विपरीत क्या करना, कहाँ चले गए? इसमें आयनों, इसमें आयनों के परिवहन के लिए, आयनों के परिवहन के लिए एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा इसमें सांद्रता प्रवणता, सांद्रता प्रवणता के विपरीत आयनों का परिवहन होता है, अर्थात आयन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। आयन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जैसे सोडियम व पोटेशियम आयन। और इसके लिए कौन काम करता है? पंप, जो पीछे हमने बनाया वो लिखा हो, ये रहा। इसे हम लिख सकते हैं सोडियम या पोटेशियम पंप। वो आयन इससे होके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हो लेते हैं। हो गया? तो यहाँ पे अपनी कोशिका झिल्ली को हम विदाई देंगे, सेल मेम्ब्रेन को विदाई देंगे। कोशिका भित्ति हमारी हो गई, कोशिका भित्ति हमारी हो गई। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों हमने कर ली भाई। बोल बोल। हाँ, अभी उन पे भी चलेंगे। अगला टारगेट हमारे गोल्जी वगैरह ये है, कोशिकांग सेल ऑर्गेनली है भाई। अब देखो हम किस कोशिका की बात कर रहे थे? यूकेरियोटिक कोशिका की बात चल रही है। और यूकेरियोटिक कोशिका में अब क्या दिखेंगे हमें? कोशिकांग सेल ऑर्गेनली, कोशिकांग सेल ऑर्गेनली ये हमें दिखेंगे। सेल ऑर्गेनली कोशिकांग 3 प्रकार के हैं साहब। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कोशिकांग देखने को मिलते हैं।
एक तो है डबल मेम्ब्रेन वाले दोहरी झिल्ली बद्ध कोशिकांग, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, ठीक, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग। दूसरे होते हैं एकल झिल्ली बद्ध कोशिकांग, एकल झिल्ली बद्ध कोशिकांग। और एक तीसरे हमारे पास है झिल्ली रहित कोशिकांग। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में हमें 3 प्रकार के सेल ऑर्गेनली यानी कोशिकांग नजर आते हैं। एक होते हैं दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग, एक है एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग और एक है झिल्ली रहित कोशिकांग। दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग में हमारे पास 3 है। एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक है हमारे लवक प्लास्टिड जिन्हें लवक कहते हैं, और तीसरा हमारा है केंद्रक न्यूक्लियस। ये तीनों कैसे हैं? दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग, मतलब इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन, इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। एकल झिल्ली वाले आ गए भाई साहब। अंतःपर्दवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप क्या लिखोगे? अंतःपर्दवी जालिका, ठीक है, बोलो। फिर गोल्जी काय, फिर लाइसोसोम, जिसे लेन काय भी कहते हैं। लाइसोसोम के बाद में रसदानी या रिक्तिका, और एक हो जाएंगे हमारे पास माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्म काय, ठीक। और झिल्ली रहित कोशिकांग में हमारे पास एक तो रहेगा राइबोसोम, जिसको हम पढ़ चुके हैं, और एक तारककाय व तारक केंद्र, और तारक, ये झिल्ली रहित कोशिकांग। आपको याद हो तो लवक के बारे में बात की हमने युग्लिना में, वहां भी मैंने बताया था कि जो लवक है वो किस में देखने को मिलते हैं? पादप व युग्लिना में उपस्थित होते हैं। जंतुओं में लवक, ये अपवाद है युग्लिना, फिर पादपों में मिलते हैं ये, लेकिन युग्लिना एक अपवाद है, ठीक। युग्लिना तो अलग हो गया ना, युग्लिनॉइड्स। किसका है ये पूछ रहे हो? ये को उधर ini Rodaisa di naik burung Pakistan में 5 थी जैसे पाकिस्तान वही रोडाचे वाले थे और स्टाइल से पारे कर लाए ओके जहाँ पैक्स में क्या कहते? कैसो पैटा डायलॉग प्रेसिडेंट और डायरेक्ट हांगकांग एजमिड किसका था बे? तारक का या तारक केंद्र, ये होते हैं किसमें? जंतुओं में। ये किसमें होते हैं? जंतुओं में। क्लियर? बनाओ इस चार्ट को। आपको पता रहे ये चार्ट क्यों बनाया है? वैसे लाइनों में लिखा था, क्या पता ध्यान में रहता आपको। फ्लो चार्ट से आपको रहेगा कि दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन कौन से हैं, एक झिल्लीबद्ध वाले कौन कौन से, और झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से। ठीक है, बाकी कल करते हैं।